वेलकम टू टारगेट सक्सेस 7.0। आज हम जीव विज्ञान की दुनिया में उतर रहे हैं एक ऐसे सवाल के साथ जो शायद सबसे बुनियादी है। जीवन अपनी कहानियों को आगे कैसे बढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं जीवों में जनन की। हाँ, और हमारे हाथ में कक्षा 12 के कुछ बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम इन्हीं नोट्स को अपना गाइड बनाकर जीवन की इस सबसे बड़ी कला को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एक जीव के जीवन काल से लेकर अपनी ही प्रतिकृति बनाने के अनगिनत तरीकों तक। हमारा मिशन है इस जटिल विषय के पीछे की खूबसूरती और रणनीति को उजागर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जीवन काल यानी लाइफ स्पैन। हाँ, सुनने में तो सीधा लगता है, जन्म से मृत्यु तक का समय। लेकिन क्या ये इतना ही सरल है? बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। किसी भी जीव का जीवन काल उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है, और इसमें जो विविधता है वो हैरान करने वाली है। मतलब कुछ जीव बस कुछ घंटों के मेहमान होते हैं और कुछ सदियों तक जीते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक विशालकाय बरगद का पेड़ और एक छोटी सी तितली की उम्र में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। आकार यहाँ धोखा दे सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आकार और जीवन काल का कोई सीधा संबंध नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कौवा और तोता। हाँ, ये नोट्स में भी दिया है। दोनों का आकार लगभग एक जैसा होता है, पर तोता कौवे से कई गुना ज्यादा जीता है। ये सब उस जीव की, कह सकते हैं, एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। मतलब हर जीव के पास जिंदा रहने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का एक अलग गेम प्लान है। एकदम, जैसे नोट्स में दिया है, मई मक्खी मतलब मे फ्लाई का प्लान है कि 24 घंटे में ही अपना मिशन पूरा कर लो। बिल्कुल, जबकि बरगद का पेड़ 200-300 साल की लंबी धीमी पारी खेलने में विश्वास रखता है। और इसी स्पेक्ट्रम में बाकी सब आते हैं। तितली 1-2 हफ्ते, कुत्ता 10-13 साल, एक हाथी 60-70 साल और कछुआ तो 100-150 साल तक जी सकता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। हाँ बिल्कुल है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो तकनीकी रूप से अमर हैं। अमर मतलब उनकी कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ये तो कमाल की बात है। हाँ, एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया, वे बूढ़े होकर मरते नहीं हैं। वे बस एक सीमा तक बढ़े होते हैं और फिर विभाजित हो जाते हैं। बिल्कुल, विभाजित होकर 2 नए जीव बन जाते हैं। इस तरह उनकी वंश रेखा कभी खत्म नहीं होती। तो हमने देखा कि हर जीव के पास समय का एक सीमित खापा होता है, उसका जीवन काल। अब सवाल यह है कि इस सीमित समय में जीवन खुद को आगे कैसे बढ़ाता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है जनन की। अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कला। जनन वो जैविक प्रक्रिया है जिससे कोई जीव अपने जैसे ही नए जीव यानी संतति, जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, को जन्म देता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक चक्र है। जन्म, विकास, परिपक्वता, फिर जनन और अंत में मृत्यु। यही चक्र प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाता है। और जब हम जनन के तरीकों की बात करते हैं तो इसे मोटे तौर पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है ना। हाँ, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए पहले अलैंगिक जनन की बात करते हैं। ठीक है। अलैंगिक जनन, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें सिर्फ एक ही जनक मतलब पेरेंट शामिल होता है और युग्मकों का मिलना जुलना नहीं होता। कोई काम नहीं है। यहाँ नर और मादा युग्मकों के मिलने या संलयन का कोई रोल नहीं है। ये एक तरह से कॉपी पेस्ट करने जैसा है। कॉपी पेस्ट, इसका मतलब जो संतति पैदा होती है वो बिल्कुल अपने जनक की जेनेटिक कॉपी होती है। हूबहू, इसीलिए उन्हें क्लोन कहा जाता है। आनुवंशिक रूप से उनमें कोई अंतर नहीं होता। और ये तरीका काफी आम है। बहुत आम है। बैक्टीरिया, कुछ पौधों और जानवरों में, क्योंकि ये तेज और सरल है। इसके भी कई दिलचस्प तरीके हैं, जैसे कि विखंडन यानी फिजन। विखंडन में जनक कोशिका खुद को 2 या ज्यादा हिस्सों में बांट लेती है। अगर एक कोशिका 2 में बढ़ती है तो उसे द्विखंडन कहते हैं, मतलब बाइनरी फिजन। अमीबा और पैरामीशियम की तरह। बिल्कुल, ये सबसे सरल तरीका है। और अगर एक कोशिका एक साथ कई में बढ़ जाए तो उसे बहुखंडन या मल्टीपल फिजन कहते हैं। मलेरिया फैलाने वाला परजीवी प्लाज्मोडियम यही करता है। अच्छा। जब हालात मुश्किल होते हैं तो वो अपनी कोशिका के अंदर ही कई नई कोशिकाएं बना लेता है और सही मौका देखकर उन सबको एक साथ रिलीज कर देता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। वाह। अगला तरीका है मुकुलन यानी बडिंग। ये कैसे काम करता है?
इसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार या कली मतलब बड निकलती है, जैसे पौधे पर निकलती है। अच्छा। ये कली धीरे धीरे बड़ी होती है, अपना पूरा शरीर विकसित करती है और फिर जनक से अलग होकर एक नया स्वतंत्र जीवन शुरू कर देती है। हाइड्रा और यीस्ट इसके क्लासिक उदाहरण है। एक मिनट, मतलब हाइड्रा के शरीर से सचमुच एक और छोटा हाइड्रा उगने लगता है? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। बिल्कुल, प्रकृति साइंस फिक्शन से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। इसी से मिलते जुलते और भी तरीके हैं, जैसे खंडी भवन। हाँ, खंडी भवन या फ्रैगमेंटेशन, जिसमें स्पाइरोगायरा जैसे जीव का शरीर अगर टुकड़ों में टूट जाए तो हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। और पुनर्जनन मतलब रीजेनरेशन भी तो कुछ ऐसा ही है। हम सब ने देखा है कि कैसे छिपकली की पूंछ कटने पर वापस आ जाती है। हाँ, लेकिन पुनर्जनन इससे भी एक कदम आगे जा सकता है। छिपकली सिर्फ अपना खोया हुआ अंग वापस पाती है, लेकिन प्लेनेरिया जैसा जीव अगर उसके शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा भी कट जाए तो वो पूरा का पूरा नया जीव बना सकता है। ये प्रकृति की में अल्टीमेट रिपेयर शॉप वाली काबिलियत है। कमाल है। अलैंगिक जनन का एक और तरीका है बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या होता है? ये मुश्किल समय से बचने का एक स्मार्ट तरीका है। कवक मतलब फंगाई और बैक्टीरिया जैसे जीव बहुत छोटे हल्के बीजाणु या स्पोर्स बनाते हैं जो कठोर परिस्थितियों को झेल सकते हैं। और जब हालात ठीक होते हैं तो ये बीजाणु एक नए जीव के रूप में अंकुरित हो जाते हैं। अब पौधों की बात करते हैं। उनमें भी अलैंगिक जनन का एक खास तरीका है, कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका मतलब है बिना बीज के नया पौधा उगाना। एकदम सही। इसमें पौधे अपने कायिक अंगों जैसे जड़, तना या पत्ती से ही नए पौधे पैदा कर देते हैं। इसके भी प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके हैं। प्राकृतिक तरीकों में क्या क्या आता है? ये तो खुद ब खुद होता होगा। हाँ, पौधे जमीन पर कब्जा करने के लिए बड़ी चालाक रणनीतियां अपनाते हैं। कुछ जैसे स्ट्रॉबेरी और घास जमीन के ऊपर दौड़ते हुए अपनी जड़ें फैलाते हैं, जिन्हें हम ऊपरी भूस्तारी या रनर्स कहते हैं। और कुछ जमीन के नीचे नीचे फैलते हैं। बिल्कुल, जैसे अदरक और केला, ये जमीन के नीचे नीचे फैलते हैं, जिन्हें प्रकंद या राइजोम्स कहा जाता है। और आलू, वो भी तो जमीन के नीचे होता है। आलू एक कंद मतलब ट्यूबर है, जो असल में एक फूला हुआ भूमिगत तना है जिसमें भोजन जमा होता है। इसी तरह प्याज एक शल्ककंद या बल्ब है और अरबी एक घनकंद या कॉर्म है। और केले और अनानास में जड़ों से नई शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें सकर्स कहते हैं। ये सब जमीन के इस्तेमाल की अलग अलग रणनीतियां हैं। इसी में जलकुंभी का भी जिक्र है, वाटर हायासिंथ, जिसे बंगाल का आतंक या टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। एक पौधे के लिए इतना डरावना नाम क्यों? क्योंकि ये पौधा जितनी तेजी से फैलता है वो सच में आतंक जैसा ही है। ये एक आक्रामक जलीय खरपतवार है जो पानी की सतह को पूरी तरह ढक लेता है। ओह! ये पानी से सारी ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे मछलियां मरने लगती हैं। ये नावों के रास्ते रोकता है और पानी को प्रदूषित करता है, इसलिए इसे इनाम मिला। अविश्वसनीय। मतलब ये भी कायिक प्रवर्धन का ही एक उदाहरण है। और ब्रायोफाइलम का पौधा तो और भी अजीब है। उसकी पत्तियों से ही नए पौधे उगने लगते हैं। हाँ, उसकी पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं मतलब एडवेंटिशियस बड्स होती हैं, जो जमीन पर गिरते ही नए पौधों में बदल जाती हैं। ये तो हुए प्राकृतिक तरीके। और इंसान भी इन तरीकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है, जिन्हें हम कृत्रिम विधियां कहते हैं। जैसे गुलाब की कलम लगाना। बिल्कुल, उसे कर्तन या कटिंग्स कहते हैं। या फिर आम और सेब में रोपण मतलब ग्राफ्टिंग, जिसमें एक पौधे के तने को दूसरे पर लगाकर दोनों के अच्छे गुणों को एक साथ लाया जाता है। दाब लगाना और टिश्यू कल्चर भी इसी का हिस्सा है। हाँ, लेयरिंग और आज की सबसे आधुनिक तकनीक सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। तो अलैंगिक जनन में सब कुछ कॉपी पेस्ट जैसा है। जनक और संतति में कोई फर्क नहीं। ये बहुत कुशल तरीका है, लेकिन प्रकृति को सिर्फ कॉपी करना पसंद नहीं है, उसे रीमिक्स करना भी पसंद है। और यहीं पर लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंट्री होती है, जहां दो अलग अलग दुनियाएं मिलकर कुछ नया बनाती हैं। इसमें दो जनक शामिल होते हैं, एक नर और एक मादा। बिल्कुल, दोनों अपने अपने युग्मक यानी गैमेट्स बनाते हैं और इन युग्मकों के संलयन से एक युग्मनज या जाइगोट बनता है, जो एक नए जीव की पहली कोशिका होती है। और ये रिमिक्स क्यों जरूरी है? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है आनुवांशिक भिन्नता,
मतलब जेनेटिक वेरिएशन। क्योंकि संतति को माता पिता दोनों से जीन मिलते हैं, इसलिए वो किसी की भी हूबहू कॉपी नहीं होती। और यही विविधता प्रजातियों को बदलते पर्यावरण के अनुकूल ढलने और विकसित मतलब इवॉल्व होने में मदद करती है। ठीक है, तो लैंगिक जनन एक ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। इसमें जीवन के कौन-कौन से चरण होते हैं? इसमें मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला है किशोर अवस्था या जुवेनाइल फेज, जो जन्म से लेकर यौन परिपक्वता तक का समय है। पौधों में इसे कायिक चरण कहते हैं। हाँ, वेजिटेटिव फेज। फिर आता होगा प्रजनन चरण, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज, जब जीव जनन करने के लिए तैयार हो जाता है। सही है। पौधों में इसकी पहचान फूल आने से होती है, और इस चरण के बाद जीवन का अंतिम पड़ाव आता है जीर्णावस्था या सीनेसेंट फेज। ये जिंदगी का वो पड़ाव है जब शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और धीरे धीरे रिप्रोडक्शन की क्षमता भी खत्म हो जाती है। जानवरों में प्रजनन चरण के दौरान कुछ चक्रों का भी जिक्र है, मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र। इनमें क्या अंतर है? मध्य चक्र या ओएस्ट्रस साइकिल गाय, कुत्ते, बाघ जैसे गैर प्राइमेट स्तनधारियों में होता है। इसमें मादा केवल एक विशेष हीट पीरियड में ही संगम के लिए तैयार होती है। अच्छा। जबकि ऋतुस्राव चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंदरों, वानरों और मनुष्यों जैसे प्राइमेट्स में होता है और ये पूरे साल चलता रहता है। चलिए अब इस पूरी लैंगिक प्रक्रिया को और गहराई से देखते हैं। इसे 3 घटनाओं में बांटा गया है, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च। तो निषेचन से पहले क्या तैयारी होती है? निषेचन पूर्व की 2 सबसे बड़ी घटनाएं हैं युग्म का जनन यानी गैमीटोजेनेसिस, मतलब युग्मकों का बनना। हाँ, और फिर युग्मक स्थानांतरण यानी गैमीट ट्रांसफर, मतलब उन युग्मकों का एक दूसरे तक पहुंचना। युग्मक जनन का मतलब है नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का बनना। क्या ये हमेशा अलग अलग दिखते हैं? ज्यादातर मामलों में हाँ। इन्हें विषम युग्मक या हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। नर युग्मक छोटा और गतिशील होता है, जबकि मादा युग्मक बड़ा और स्थिर होता है। और उसमें भोजन जमा रहता है? बिल्कुल, लेकिन कुछ सरल जीवों जैसे कुछ शैवाल में दोनों युग्मक एक जैसे दिखते हैं। उन्हें समयुग्मक या आइसोगैमीट्स कहते हैं। और क्या ये नर और मादा संरचनाएं हमेशा अलग-अलग जीवों में होती हैं? जरूरी नहीं। जब नर और मादा दोनों संरचनाएं एक ही जीव में हों तो उसे उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल कहते हैं, जैसे केंचुआ। पौधों में इसके लिए मोनोइशियस शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे सरसों और गुड़हल। हाँ, लेकिन जब ये अलग-अलग जीवों में हो तो उसे एकलिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं, जैसे मनुष्य। पौधों में इसे डायोइशियस कहते हैं, जैसे पपीता और खजूर। यहाँ अगर मैं थोड़ा उलझ गया हूँ, हम सब ने कोशिकाओं के विभाजन के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ 2 तरह के विभाजन हैं, समसूत्री मिटोसिस और अर्धसूत्री मियोसिस। जब युग्मक बनते हैं तो शरीर कैसे तय करता है कि कौन सा वाला इस्तेमाल करना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि जनक का शरीर अगुणित है या द्विगुणित, मतलब हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। हम इंसान द्विगुणित हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर जीव जैसे हम इंसान द्विगुणित 2n होते हैं, यानी हमारे पास गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। हम में युग्मक बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस होता है, ताकि गुणसूत्रों की संख्या आधी n हो जाए। अच्छा, ताकि जब नर n और मादा n युग्मक मिले तो वापस एक द्विगुणित 2n जीव बन सके। बिल्कुल, और जो जीव पहले से ही अगुणित n होते हैं उन्हें संख्या आधी करने की जरूरत नहीं होती। तो उनमें समसूत्री विभाजन से ही काम चल जाता है। हाँ, उनमें युग्मक माइटोसिस से ही बन जाते हैं। नोट्स में गुणसूत्रों की संख्या को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। जैसे मनुष्य में 46 हैं तो युग्मक में 23, लेकिन फर्न ओफियोग्लोसम में 1260 गुणसूत्र होते हैं। हाँ, ये हैरान करने वाली बात है। ये संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? ये विकास का एक रहस्य है। गुणसूत्रों की संख्या का जीव की जटिलता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। ये बस हमें प्रकृति की अद्भुत विविधता दिखाता है। तो युग्मक बन गए, अब उन्हें एक दूसरे तक पहुंचना है। ये कैसे होता है? यही अगली चुनौती है, युग्मक स्थानांतरण। ज्यादातर मामलों में मादा युग्मक स्थिर रहता है और नर युग्मक को उस तक का लंबा सफर तय करना पड़ता है। और इस सफर के लिए अक्सर पानी जैसे किसी माध्यम की जरूरत होती है। बिल्कुल, और इस सफर में बहुत सारे नर युग्मक खो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी भरपाई कैसे होती है?
इसी नुकसान की भरपाई के लिए नर युग्मक हमेशा मादा युग्मक की तुलना में हजारों लाखों गुना ज्यादा संख्या में पैदा होते हैं। तो ये एक तरह से लॉटरी खरीदने जैसा है। कह सकते हैं। आप लाखों टिकट मतलब शुक्राणु खरीदते हैं इस उम्मीद में कि कोई एक जैकपॉट मतलब अंडाणु तक पहुंच जाएगा। तो अब हम आते हैं प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। वो जादुई पल जब नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। इसी प्रक्रिया से एक द्विगुणित युग्मनज बनता है ना? हाँ, डिप्लॉइड जायगोट, जो एक नए जीवन की पहली कोशिका है। लेकिन प्रकृति में यहाँ भी एक अपवाद है। वो क्या? कभी-कभी मादा युग्मक बिना किसी नर युग्मक से मिले ही एक नए जीव को जन्म दे देता है। इसे अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मधुमक्खियों में नर ड्रोन इसी तरह पैदा होते हैं। वाओ! और निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर या बाहर? दोनों जगह हो सकता है। जब ये शरीर के बाहर पानी जैसे माध्यम में होता है तो उसे बाह्य निषेचन मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मछलियों और मेंढकों में। हाँ, ज्यादातर जलीय जीवों में। इसमें एक बड़ी समस्या है, अंडों और बच्चों को शिकारियों से बहुत खतरा होता है। तो इसका समाधान है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हाँ, इसमें संलयन मादा के शरीर के अंदर एक सुरक्षित माहौल में होता है। ये स्थलीय जानवरों, सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों में पाया जाता है। और इसमें संतति के बचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। निषेचन के बाद की कहानी क्या है? युग्मनज का क्या होता है? निषेचन के बाद शुरू होती है निषेचन पश्च घटनाएं। इसमें सबसे पहले युग्मनज का विकास होता है, जो पीढ़ियों के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। फिर शुरू होता है भ्रूणोद्भव मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी युग्मनज से एक पूरे भ्रूण के बनने की प्रक्रिया। बिल्कुल। तो भ्रूणोद्भव एक तरह से एक ब्लूप्रिंट से एक पूरी इमारत बनाने जैसा है। बहुत अच्छी उपमा है। इसमें दो मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है कोशिका विभाजन, जिससे एक कोशिका से लाखों कोशिकाएं बनती हैं। मतलब आप पहले लाखों ईंटें बना रहे हैं। हाँ, और दूसरा है कोशिका विभेदन, सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें यह तय होता है कि कौन सी कोशिका आंख बनेगी, कौन सी दिल और कौन सी दिमाग। मतलब आप तय कर रहे हैं कि कौन सी ईंट दीवार बनेगी, कौन सी खिड़की। बिल्कुल सही। और भ्रूण के विकास के आधार पर जानवरों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है ना, जैसे अंडप्रजक और सजीव प्रजक। सही। अंडप्रजक मतलब ओवेपेरस, यानी वो जीव जो अंडे देते हैं, जैसे सरीसृप और पक्षी। उनके अंडे एक कठोर कैल्शियम के खोल से सुरक्षित रहते हैं। और सजीव प्रजक? विविपेरस वो है जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे ज्यादातर स्तनधारी। इसमें भ्रूण का पूरा विकास माँ के शरीर के अंदर होता है, जहां उसे सुरक्षा और पोषण दोनों मिलता है। यहाँ एक तीसरी बहुत ही दिलचस्प श्रेणी भी है, अंडजरायुज मतलब ओवोविविपेरस। ये क्या है? ये इन दोनों के बीच का रास्ता है। इन जीवों में अंडे तो बनते हैं, लेकिन वो शरीर से बाहर नहीं दिए जाते, बल्कि मादा के शरीर के अंदर ही रहते हैं। भ्रूण अंडे की जर्दी से पोषण लेता है और फिर बच्चे अंडे सेने के बाद पैदा होते हैं। हाँ, जब बच्चे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तब वो अंडे से बाहर निकलते हैं और माँ के शरीर से जन्म लेते हैं। कुछ शाकर सांपों में ऐसा होता है। तो आज हमने जीवन के इस सबसे जरूरी अध्याय को समझा, एक कोशिका के सरल विभाजन से लेकर मनुष्य जैसी जटिल प्रजनन प्रक्रिया तक। बिल्कुल। और ये साफ है कि चाहे तरीका कोई भी हो, लक्ष्य एक ही है, जीवन की निरंतरता। हर रणनीति, चाहे वो कितनी भी सरल या जटिल क्यों ना हो, इसी एक महान उद्देश्य को पूरा करती है, अपनी प्रजाति की कहानी को समय में आगे बढ़ाते रहना। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जनन की इन अनगिनत रणनीतियों को देखते हुए ये विविधता हमें जीवन के सबसे